आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी हिंदी पुस्तक युवक भारती का एक पाठ हमने जो कल शुरू किया था, पेड़ होने का अर्थ। मैंने आपको एक प्रश्न के साथ कल छोड़ा था कि क्या मनुष्य पेड़ों के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसा व्यवहार पेड़ उससे अपेक्षित कर रखता है, या जैसा हमें पेड़ के साथ करना चाहिए। आज हम आगे। दाता है पेड़, जड़ तना शाखा पत्ती पुष्प फल और बीज, हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज कलम स्याही, वेद हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन सभी को बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन। जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज है। जी हाँ, एक भी नहीं चीज है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। यह परिच्छेद हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज उसके कठिन शब्द देखते हैं। पूजा, अर्चना, सौगात, उपहार, शगुन, शुभ लक्षण, पुष्प, फूल, हकीम, डॉक्टर जो औषधियों से इलाज करते हैं, वह वैद्य जिसे कहते हैं, शासन, राज्य, संत, सज्जन, दधीची एक ऋषि जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपनी हड्डियां इंद्र को दे दी थी ताकि वत्रासुर नामक राक्षस का संहार या मृत्यु या कर सकते थे। प्रशासन, व्यवस्था, भावार्थ देखते हैं। किसी न किसी काम अवश्य। देखिए, कवि कहते हैं पेड़ का हर अंग मनुष्य के किसी न किसी काम अवश्य आता है, जैसे जड़, तना, शाखा, पत्ती, फल और बीज। मनुष्य चाहे पेड़ का अपमान करे या सम्मान करे, अर्थात कोई उसकी पूजा अर्चना करे और कोई उस पर कुल्हाड़ी चलाता है, पर पेड़ कभी शिकायतें नहीं करता। पेड़ से हमें सदैव शुद्ध हवा, जो मनुष्य के लिए जीवनदायिनी है, मिलती रहती है। धरती के सभी जीव ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड रूपी हवा निष्कासित करते हैं, परंतु पेड़ हमें ऑक्सीजन देकर प्राण रूपी प्राणवायु, जीवन रूपी प्राणवायु देते हैं। पेड़ की लकड़ी शव यात्रा, शुभ कार्यों तथा शादी के मंडप के लिए सदा काम आती है। पेड़ से हमें रबर, कागज, स्याही, दवाई तथा फर्नीचर मिलता है। पेड़ का हर हिस्सा मनुष्य के उपयोग की वस्तुएं बनाने के काम आता है। कवि कहते हैं कि पेड़ सज्जन है, वह साधु है जिसने वत्रासुर का वध करने हेतु शस्त्र बनाने के लिए इंद्र को अपनी हड्डियां तक दे दी। कवि पेड़ की तुलना दधीची ऋषि से कर रहा है। कवि मनुष्य को स्वार्थ त्याग कर जब हो सके तब जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, ऐसा एक संदेश दे रहा है और यह समझा रहा है कि मनुष्य, तुम पूरे पेड़ तो नहीं बन सकते, पर कम से कम कुछ हिस्सा तो अपना पेड़ की तरह दुनिया के लिए अपना सर्वस्व तो नहीं बलिदान कर सकते, पर कुछ हिस्सा तो दुनिया के काम आओ, कुछ तो जगत के काम आओ, अपने कुछ तो ऐसे कर्म करो कि दुनिया को तुम्हारे रहने से कुछ तो फायदा मिले। तो अध्याय देखते हैं पाठ का। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आया। देखिए, पहला प्रश्न है, पेड़ का बुलंद हौसला सूचित करने वाली दो पंक्तियां। वह दो पंक्तियां कौन सी हैं? देखिए, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। देखिए, जिसमें हौसला नहीं होता, जो कमजोर होता है,
वही अपने मस्तिष्क में हत्या या आत्महत्या का ख्याल या विचार लाता है। दूसरा है, जब तक है उसमें सांस एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है, तो पेड़ इतना ज्यादा हौसलेमंद, इतना ज्यादा धैर्यशील है कि वह हौसला रखकर एक ही जगह पर खड़े रहकर हालातों से लड़ सकने की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न देखिए, पेड़ इन रूपों में दाता है। किन किन रूपों में पेड़ दाता है? पहला, वो हमें शुद्ध हवा देता है। दूसरा, वह हमें पुष्प देता है। तीसरा, दवाई देता है। चौथा, लकड़ी देता है। तो इन सभी रूपों में पेड़ वृक्ष हमारे लिए दाता है, देने वाला है। अगला देखेंगे, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहले तो प्रश्न समझिए, नाम है भिन्नार्थक शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर ऐसे वाक्य बनाने हैं इन दो शब्दों को मिलाकर। देखिए यहाँ क्या है, सांस और सांस, ठीक है। तो सांस होती है जो हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, जो हम सांस लेते हैं, और सांस एक रिश्ता है। तो यह दोनों को अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करना है। तो आप यह लिख सकते हैं कि मेरी सास की तबीयत इतनी खराब है कि उनकी सांस ही रुक गई। ठीक है। अगला देखते हैं, ग्रह है और दूसरा ग्रह है। ग्रह का मतलब होता है प्लैनेट, ठीक है। ये जो उपग्रह होते हैं, ये जो आसमान में, आकाश मंडल में सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं। और ग्रह का मतलब होता है घर, सदन, मकान। तो जब हम इसको मिलाकर अगर एक वाक्य बनाना होगा तो वाक्य बनेगा, मैं पृथ्वी ग्रह पर रहता हूँ और मेरा ग्रह यहाँ पर है। इस प्रकार से आप इसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अगला है आंचल और अंचल। देखिए, आंचल का मतलब होता है दुपट्टा, ठीक है, जैसे माँ बच्चे को आंचल में छुपा लेती है, पल्लू में। और दूसरा है अंचल। अंचल मतलब वह जगह जो ग्रामीण हो, ठीक है। तो इसको मिला के हम वाक्य में ऐसे प्रयोग कर सकते हैं कि मेरे ग्रामीण अंचल में माएँ अपने बच्चों को अपने आंचल में छुपा कर रखती हैं, इस प्रकार, ठीक है। और आखिरी है कुल और पुल। अब कुल का मतलब होता है पूरा, सारा, कुल मिला के आपके पास कितना पैसा है। और पुल का मतलब होता है तट या किनारा, नदी का पुल या तट या किनारा। तो इसे हम जब इन शब्दों को लेकर वाक्य बनाएंगे तो मैं अपने फिर से देखते हैं, कुल मिलाकर 500 लोग नदी के पुल पर पूजा अर्चना कर रहे थे। इस प्रकार आप बना सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए वाक्य बनाए हैं जो कि इकट्ठे नहीं है, पर आपको इसका मतलब जरूर समझ आ जाएगा। देखिए, सांस, अपने पुत्र को देखकर माँ ने चैन की सांस ली। सास और बहू का रिश्ता बड़ा अनोखा है, परंतु आपको जब आप एग्जाम में लिखेंगे प्रश्न पत्र में, तो आपको इन दोनों को मिलाकर एक वाक्य में लिखना है, ताकि आपको उसका मायने, मीनिंग अच्छे से समझा सके, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा स्वाध्याय का अभिव्यक्ति, जिसे हम कहते हैं स्वमत। यह भी आपका बहुत ही एग्जाम का एक बहुत ही मुख्य प्रश्न है, जो आपको जरूर आएगा एग्जाम में। पेड़ मनुष्य का परम हितैषी है, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। देखिए, वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। वह निस्वार्थ सहायक अथवा वह मित्र है। वह हितैषी है, मतलब जो हमारा ही भला सोचता है। हितैषी कभी स्वार्थ नहीं रखते, हितैषी सिर्फ सामने वाले का ही भला सोचते हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण के रक्षक हैं, वन लकड़ी दाता है, फल और फूल देते हैं, प्रदूषण नियंत्रक है, औषधि दाता है, भोजन और पशु पक्षियों को आश्रय देते हैं। पेड़ पौधे मनुष्य समाज के लिए सदैव उपयोगी हैं।
आपका काम है कि ये पॉइंटर्स लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। अगला प्रश्न दिखाती हूँ आपको। भारतीय संस्कृति में पेड़ का महत्व, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखिए, आपको भी पता है कि आदिकाल से पेड़ और मनुष्य साथ ही साथ रहते आए हैं और भारत में तो पेड़ को पूजा जाता है। तो जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति में वृक्ष को देवता का स्थान दिया जाता है, वह उसकी पूजा की जाती है। केले, तुलसी, पीपल, नीम और न जाने कितने वृक्षों का आदिकाल से मनुष्य महत्व समझ चुका है। कहा जाता है कि केले का पेड़ अगर पूजा के समय लगाया जाए तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं कि वह हवा को शुद्ध करता है। इसी प्रकार तुलसी एक अपने आप में औषधि के गुण रखती है, मेडिसिनल वैल्यू है। इसी प्रकार नीम का वृक्ष औषधि गुणों से भरपूर होता है और अशोक का वृक्ष शुभ होता है। वह लगाने से कहा जाता है कि देखिए, पुराने जमाने में यह माना जाता था कि बुरी आत्माएं अशोक के पेड़ के आसपास नहीं आती, तभी उसका नाम था अशोक, बिना शोक के। शोक का मतलब होता है दुख, बिना शोक के। तो जहाँ भी वह पेड़ लगेगा दुख नहीं आएंगे। पर जब साइंटिफिकली इन बातों को देखा गया तो यह पता पड़ा, वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि अशोक के पेड़ में से भी वैसी ही हवा निकलती है, वायु निकलती है जो पर्यावरण को शुद्ध करती है। इसीलिए घरों के बाहर अशोक का पेड़ लगाना शुभ कहा जाता था। संध्या के बाद पत्ते तोड़ने पर पाबंदी है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि देखिए, दिन भर तो पत्ते जो आप इंग्लिश में समझते हैं फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं, तो वह ग्रो करते हैं, उगते रहते हैं। पर संध्या के समय यह प्रोसेस स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो शाम के समय पत्ते तोड़ने से पेड़ का ग्रो होना, बढ़ना रुक जाता है। इसीलिए हमने भारतीय संस्कृति में यह मना ही दिया कि पेड़ों को रात के समय हाथ न लगाइए। हरे भरे वृक्ष को काटना निषेध है। कभी भी ये बात याद रखिए कि शुरू से भारतीय संस्कृति में हरे भरे वृक्ष को काटना बिल्कुल किसी भी हालत में मना है। तभी पेड़ को देवताओं से जोड़ दिया गया, ये माना गया कि उसकी जड़ों में देवता रहते। अब ये अगला प्रश्न देख लेते हैं। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। पहला प्रश्न है, नई कविता का परिचय। नई कविता का परिचय आपके विधा में दिया है। नए भाव बोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए, नए शब्द प्रयुक्त हुए, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया। फलतः नई कविता आज के व्यस्त मनुष्य का दर्पण बन गई और आसपास की सच्चाई की तस्वीर। और अंतिम एक प्रश्न देख लीजिए। डॉक्टर मुकेश गौतम की रचनाएं कौन कौन सी हैं? अपनों के बीच, सतह और शिखर, वृक्षों के हक में, और इसी प्रकार पेड़ होने के अर्थ के स्वाध्याय के बाद कुछ समय शेष है, इसलिए आज हम एक नया पाठ सुनो किशोरी शुरू कर रहे हैं, जिसकी लेखिका है आशा रानी वोहरा। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि किशोरी मतलब एक युवा लड़की के लिए बोला जाता है। जैसे युवा लड़के के लिए शब्द प्रयोग में आता है किशोर, लड़की के लिए होता है किशोरी। तो यहाँ पर एक पत्र लिखा गया है और वह पत्र आजकल की युवतियों के लिए एक संदेश है जो हम इस पाठ में पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ शुरू करने के पहले, लेखक परिचय, प्रमुख कृतियाँ देखने के भी पहले हम कठिन शब्द देख लेते हैं। अविभाजित, जिसे बांटा न गया हो, स्थित, मौजूद, विषयक, संबंध में, अग्रणी, आगे, सम्मुख, सामने, विमर्श, परामर्श, उद्देश्य, लक्ष्य। आपका क्या उद्देश्य है, आपका क्या गोल है? समृद्ध, संपन्न, पैसे वाले को बोलते हैं। चित्रित, चित्र के माध्यम से। तत्कालीन, उस समय। ये तत्कालीन शब्द, जैसे अभी पूछे आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन है, इस समय कौन है। लेखा जोखा, आय और व्यय का हिसाब, आपने कितना कमाया, आपने कितना खर्च किया,
जो आप उसके अकाउंट्स बनाते हैं ना, उसे लेखा जोखा कहते हैं। कलात्मकता मतलब कला का कौशल, कितना आप में आर्टिस्टिक गुण है। स्पर्श करना, किसी को छूने की क्रिया। शंकाओं, मन में जब शंका आती है मतलब मन में संदेह आया है। दुश्चिंताओं, ऐसी चिंताएं जो बुरी चिंताएं होती हैं जिन्हें करके हमें तकलीफ होती है। समाधान, उपाय, इस चीज का क्या समाधान है, क्या उपाय है। अंतरंग, अंदर की, अंतरंग बातें, अंदर की आपके मन के अंतरंग विचार, अंदर के विचार। मार्गदर्शिका, राह दिखलाने वाली, मार्गदर्शक जो राह दिखलाए। मित्रवत, मित्रवत व्यवहार मतलब दोस्ताना व्यवहार, दोस्ती का व्यवहार। अगले देख लेते हैं। पहला है करणीय। करणीय का मतलब है जो करने योग्य हो। कोई काम करणीय होता है, कोई काम अकरणीय होता है, जिसे अकरणीय मतलब न करने योग्य। अंधानुकरण, जिसे हम बोलते हैं ब्लाइंडली फॉलोइंग समवन, अंधी नकल करना। और एक है बहुत अच्छा शब्द है कालबाह्य, जो कि आप प्रचलन में नहीं है। हम बोलते हैं ना कितनी आउटडेटेड बातें करते हो, कितनी पुरानी बातें करते हो, उसे हिंदी में कहा जाता है कालबाह्य, जो पुरातन बातें हो गई हैं, आउटडेटेड बातें हो गई हैं। त्याज्य, त्याज्य का मतलब है त्याग करने योग्य, छोड़ देने योग्य। कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे बिना बात की व्यर्थ की चिंता करना त्याज्य है, उसे छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए। अवहेलना, अवहेलना का मतलब है किसी का अनादर करना, किसी की बात की रिस्पेक्ट न रखना। अगला है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर मतलब स्वावलंबी। हमारे प्रधानमंत्री ने हमको इस बार यही संदेश दिया है कि अब हम अपने ही देश में बनी हुई चीजें खरीदेंगे और दूसरों पे निर्भर नहीं रहेंगे, मतलब आत्मनिर्भर, हर चीज के लिए सेल्फ सफिशिएंट, स्वावलंबी। अगला शब्द है दृष्टिकोण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आउटलुक, हिंदी में उसे कहते हैं नजरिया। आपका क्या दृष्टिकोण है, आपका क्या इस बारे में आपका क्या आउटलुक है। विवेकहीन, जिसके पास विवेक न हो, ना समझ हम जिसे कहते हैं। जल्दबाजी, हड़बड़ी, कई बार हमारे बड़े हमसे कहते हैं कोई भी काम जल्दबाजी में करना अच्छी बात नहीं होती। निर्णय, फैसला। जीवन सौंदर्य, जिंदगी की सुंदरता, जीवन सौंदर्य। अब पाठ देखते हैं। सबसे पहले लेखक का परिचय देखते हैं। श्रीमती आशा रानी वोरा जी का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के झेलम जिले के तकवाल तहसील स्थित ग्राम दुल्हा में हुआ। अच्छा, यहाँ पर शब्द यूज किया है अविभाजित भारत। जब हमारा भारत एक था, उसमें से बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं बने थे, तब वह पैदा हुई थी 1921 में। आप लोगों को पता है हमें आज़ादी कब मिली थी, राइट, 1947 में। तो भारत के जो झेलम जिले की तकवाल तहसील में एक गांव है जिसका नाम दुल्हा था, वहाँ ये पैदा हुई थी आशा रानी वोहरा जी। इस समय क्या था, पश्चिमी पाश्चात्य जगत, वेस्टर्नाइज ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे, तो उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट, उनका असर हमारे देशवासियों पे, युवाओं पे बहुत हो रहा था। तो उन्हें कुछ सीख देने के लिए, संदेश देने के लिए श्रीमती आशा रानी वोरा जी ने यह पत्र लिखा है। आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन में आप अपना अलग स्थान रखती हैं। तो यह किसके बारे में लिखती थी, नारी के विषय में। जो भी बातें ज्यादा लिखी गई इन्होंने, और जो इनका हिंदी साहित्य है वह आधुनिक माना गया है, मॉडर्नाइज्ड। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपके लेख धारावाहिक रूप में छपते रहे। आप आजकल टीवी में सीरियल्स देखते हैं, तो तब ये सब नहीं होता था। किताबों में कंटिन्यूसली जो लेख आते थे वो धारावाहिक रूप में थे, पार्ट 1, पार्ट 2, ऐसे भाग 1, भाग 2 में। तो वो लिखती थी। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना आपके लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। बहुत सारे क्षेत्रों में ये काम आगे रही, अग्रणी रही,
महिलाओं के जीवन में देखिए संघर्ष तब भी था, यह माना जाता है कि तब ज्यादा संघर्ष था, आज महिलाओं को ज्यादा आजादी है। तो अब उस समय के जो वर्तमान नारी वर्ग थे उनके लिए उनको वह आदर्श प्रस्तुत करना चाहती थी, वह अपने लेखन कार्य में उनका यही गोल था, उद्देश्य रहा है। आपकी रचनाओं ने लेखन की नई धारा को जन्म दिया। इन्होंने एक नई ही विधा निकाली लेखन की, जो इन्होंने रचनाएं लिखी, और हिंदी साहित्य में नारी विमर्श लेखन की परंपरा को समृद्ध किया है। इन्होंने नारी के बारे में, नारी के विमर्श के बारे में बहुत सारी बातें लिखी कि नारियों के लिए सही क्या है, गलत क्या है, उन्हें कैसे बेहतर जिंदगी दी जाए। क्योंकि उस वक्त क्या था, विधवा प्रथा, बालिका विवाह, बच्चों की बचपन में ही शादी करा दी जाती थी, विधवाओं की जीवन बहुत ही कष्टकर था, और औरतों को हमेशा दोयम दर्जे का, मतलब सेकेंडरी माना जाता था कि औरतों की तो कोई स्थान ही नहीं था इस पूरे की पूरे दुनिया में, ऐसा माना जाता था उस समय। तो वह चाहती थी कि नारी का जीवन भी समृद्ध हो, संपन्न हो, पुरुष के जितना ही। आप अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हैं। आपका निधन 2009 में हुआ, तो अभी ही आप कह सकते हैं 2009 बहुत पुरानी बात नहीं है। इनका निधन हुआ आशा रानी जी का। इनकी जो प्रमुख कृतियां थी, देखिए सारी कृतियों में ही आप महसूस करेंगे कि नारी के ही विषय में लिखी जाती थी इनकी रचनाएं, कृतियां। भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक, पत्रकार आदि इनकी कृतियां हैं। अब देख लेते हैं, विधा का परिचय समझते हैं। देखिए, अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिज्ञों द्वारा अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों ने तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा जोखा प्रखरता से प्रस्तुत किया। आपने और भी पत्र देखे होंगे, कुछ पत्र इंदिरा गांधी को जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे, महात्मा गांधी के लिखे हुए पत्र संभाल के रखे गए हैं। तो ये जो अनेक साहित्यकार थे, पत्र भी उनकी एक विधा था, जो उस समय के समाज, राजनीति, तब कैसा साहित्य था और कैसी सांस्कृतिक स्थितियां थी, उसका हमें आज के जमाने में भी अच्छे से लेखा जोखा मिलता है। इसका मतलब है कि हमें आज भी सब कुछ समझ आता है उन्हें पढ़कर कि उस समय कैसी रही होंगी परिस्थिति। इन पत्रों का कला पक्ष साहित्यिक कलात्मकता को स्पर्श करता है। तो जो ये पत्र लिखे हैं हमारे साहित्यकारों ने, किसी भी कारण से किसी अपने को कुछ संदेश देने को, वह भी आज संग्रहणीय हो गए हैं, संभाल के रखने लायक है, क्योंकि वह उस समय के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो जो यह पत्र हैं, ये कला पक्ष, ये आर्टिस्टिक कृतियां हैं, यह कला कृतियां हैं, साहित्यिक कलात्मकता को स्पर्श करती हुई हमारे साहित्यकारों, लेखकों की। इसके बाद हम पाठ का परिचय देख लेते हैं। लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान एक माँ, अंतरंग सखी और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। तो लेखिका ने जो ये विधा में लिखा है, पत्र शैली में ये हमारा पाठ, तो इसमें क्या है कि वह किशोरियों की जो शंकाएं होती हैं, जो लड़कियों के मन में कष्ट होते हैं, वो अपनी बात कह नहीं पाती हैं। आजकल के बच्चे तो ज़्यादा वोकल हैं, पुरानी बात बताई जा रही है। उनके अंदर बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत चिंताएं होती हैं। उन्होंने इन चीज़ों का उपाय, समाधान उन्हें एक माँ बनकर, एक सहेली बनकर, एक राह दिखाने वाली मार्गदर्शिका के रूप में किया है। किशोरियों के हृदय में झांककर मित्रवत उन्हें उचित, अनुचित, करणीय, अकरणीय का बोध कराया है। किशोरियों के मन में बहुत ज़्यादा एक हमेशा तकलीफ, डर, भय यह रहता है कि क्या वह सही राह चल रही हैं या उन्हें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक सहेली बनकर उन्हें यह मार्ग दिखाया है, सही गलत, उचित अनुचित का। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्यों और संस्कारों का
अंधानुकरण करती जा रही है। आज भी ये चालू है। हमारे देशवासी कई बातों के लिए हम पश्चिमी देशों के वैल्यूज को ज्यादा समझते हैं और हमसे बेहतर समझते हैं और उनके ही संस्कारों का अंधी नकल करते हैं। आपको एक उदाहरण देती हूँ। पहले कहा जाता था कि जब हम पुराने जमाने की बात करते हैं कि अपने दांत घसने हैं तो राख से घसिए, नमक से घसिए, साफ कीजिए उसे, ब्रश कीजिए, किससे कीजिए? नीम की दातुन से। फिर क्या हुआ? पश्चिमी देश के लोग आए, उन्होंने हमें क्या समझाया कि ये सब तो बकवास है, आप सफेद टूथपेस्ट से कीजिए, टूथब्रश से कीजिए। और आज अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे विज्ञापनों में क्या बोलते हैं? आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? और कोलगेट, इसमें सब में आजकल कोल डालते हैं। तो जो हमारे पुराने मूल्य और संस्कार थे, हमारा योग, हमारे देश में किए हुए सारे के सारे अनुसंधान, आज पश्चिमी देश उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं और हम क्या करते रहे? उनके संस्कारों का अंधानुकरण करते रहे। पर आज हमें समझ आ गई है कि हम उनसे बेहतर हैं और हमें उनके पीछे आगे करने की जरूरत नहीं है। वह हमारे जो भी उन्नत विचार हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को काल बाह्य और त्याज्य मानक उनकी अवहेलना कर रही है। आज की युवा पीढ़ी क्या कर रही है? जो हमारी नई पीढ़ी है वह हमारे देश की संस्कृति परंपराओं को काल बाह्य और त्याज्य मानकर उनकी अवहेलना, वो उसे इग्नोर कर रही है, आउटडेटेड मानकर। वह सोच रही है कि जो हमारे पुरानी जो भी संस्कार हैं वह तो बहुत ही पुराने और आदिकाल के हैं, उन्हें तो हमें किसी भी कीमत पे उनके खिलाफ ही जाना है। तो इस वजह से हमारी लेखिका युवाओं को सही मार्ग दिखा रही हैं। वह कह रही हैं आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिए जाने वाले निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहे हैं। पश्चिमी देशों में क्या होता है? जैसे ही आप 17-18 साल के होते हैं तो माता पिता कहते हैं कि आप हम पे आश्रित नहीं रह सकते हैं, अब आप आत्मनिर्भर हो जाइए और अपने खुद के निर्णय खुद लीजिए। तो इस वजह से लड़के लड़कियां गलत निर्णय लेकर विवेकहीनता में, जल्दबाजी में अपनी जिंदगी का जीवन सौंदर्य, जो समय अपने माता पिता के साथ नए नए विषयों पे बात करके, नए मार्ग देखकर, नई बातें सीखकर समय व्यतीत कर सकते हैं, वह अकेलेपन में जिंदगी गुजार रहे हैं। इसीलिए वहाँ पर वेस्टर्न देशों में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बच्चों में बहुत ज्यादा है। पर हमारे देश में एकता है, क्योंकि हमारे देश में फैमिली सब साथ में रहती हैं, तो वह प्यार, वह राह दिखाने वाला कोई न कोई बड़ा बूढ़ा, हमारे दादा दादी सब साथ रहते हैं। पर बाहरी देशों में तो ऐसा नहीं होता। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो हमारा देश है उसकी जो संस्कृति है वह बहुत सोची समझी है और वो जो भी उन्होंने जो भी दृष्टिकोण या मापदंड जो भी तय किए हैं युवाओं के लिए, वह हमारी तो लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतारकर स्वीकारना होगा। तो हमें लेखिका ये जो पत्र है उसमें समझा रही है कि जो नए मूल्य हैं, नए वैल्यूज हैं, जो भी हमने वेस्टर्न से चीजें, पश्चिम से जो भी मूल्य उठा के लिए हैं, उन्हें हमें अपने भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों के हिसाब से उस भूमि पर उतारकर स्वीकारना होगा। देखिए, उस समय तक तो यहाँ पर बाह्य लोग, ब्रिटिशर्स, फॉरेनर्स आ चुके थे, पोर्चुगीज आ चुके थे, तो हमारी जो भारतीय संस्कृति थी उसमें कहीं न कहीं वह सारी परंपराएं, संस्कृति घुल मिल तो गई है, आप उसे पूरी तरह से तो नकार नहीं सकते। तो लेखिका यह समझा रही है कि अपने मूल्य जो हमें हमारी संस्कृति ने दिए हैं, जो हमारी जड़ों में है, उसे न भूलकर जो नई परंपराएं, नई संस्कार हमारी भूमि पर आए हैं, उतार दिए गए हैं, उन्हें हम न भूल, उन्हें अपने जो भी भारतीय संस्कृति के साथ ही घुल मिलकर और उसमें से जो अच्छा, देखिए एक चीज को दूसरे में मिलाकर कुछ तो ऐसा बनाइए जो सही हो। और सबसे ज्यादा कठिनाई किसे आती है? युवाओं को आती है,
क्योंकि देखिए उनके पास बहुत बहुत छोटे होते हैं, और बड़े जो होते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके पास बहुत सारे सालों का अनुभव होता है, पर युवाओं के पास वो अनुभव नहीं होता। पर अगर वो अपने बड़ों से, बुजुर्गों से थोड़ा सा सलाह मशवरा करें और समझें कि सही गलत, उचित अनुचित क्या है, तो थोड़ा और उनके लिए जीवन आसान भी हो जाएगा, और जो कहते हैं ना एक कंफ्यूज स्थिति है हमारे युवाओं की, वह भी नहीं रहेगी जीवन में आगे। तो इस पाठ में हम इसी बारे में पढ़ेंगे। आज के दिन पे हम पाठ परिचय के साथ इसे समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में मैं यह पाठ पढ़ाना आपको शुरू करूंगी। तब तक